मैं शायद जंगलों में जा बसूं। अब मैं इंसानों से इतना डर गई हूँ। लगता है पेट में दौड़ते चूहों ने सर मुज्तबा की बात को मुझसे ज़्यादा सीरियस ले लिया है। बिना ब्रेक पे पाँव रखे दौड़ते चले जा रहे हैं। भूख से निढाल अरसल ने भागते हुए दुहाई दी, तुम लोग देख लेना, तारीख के स्याह औराक में लिखा जाएगा कि किस तरह इस जिलाद सिफत इंसान ने सिर्फ 5 मिनट और 57 सेकंड लेट होने पर 3 जवानों को खाली पेट इस वसीओ अरीज ग्राउंड के 50 चक्कर लगवाए थे। हसन के दूसरे चक्कर में ही बस हो गई थी। मैं बता रहा हूँ तुम दोनों को, अगर हम कुछ दिन और इनके अंडर रहे तो बॉर्डर पर जाने से पहले ही शहीद हो जाएंगे। अरसल ने फूली हुई सांसों को हमवार करते हुए पेशीन गोई की। वो लोग कुछ दिन पहले ही भर्ती होकर आए थे और ये इनकी किस्मत की खराबी थी कि इनका पहला वास्ता कैप्टन मुज्तबा से पड़ा था, जो अपने जूनियर्स को सताने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता था। गलती तुम दोनों की थी और मैं बेचारा तुम दोनों को जगाने के चक्कर में यूं ही मुफ्त में मारा गया। कब से खामोश हमजा को भी अपना दुख याद आया। हाँ, तुम तो जैसे सुबह सवेरे मोर की जगह बांग देने लफ्ज हसन के मुंह में ही रह गए। वो दीवार के साथ पड़े वजूद को देखकर ठिठका था। इन दोनों ने भी इसकी नजरों के ताक़ुब में देखा, जहाँ चादर में लिपटा एक वजूद बेहिस व हरकत पड़ा था। उफ मेरे खुदाया, लगता है कोई मार कर यहाँ लाश छोड़ गया है। अरसल ने अपने मखसूस अंदाज में हैरत का इजहार किया। लोगों की दलेरी देखो, आर्मी वालों का भी डर नहीं, कैंप के पास ही लाश छोड़ गए हैं। हमजा के खून ने फौरन जोश मारा। तुम दोनों पीछे रहो, मैं चेक करता हूँ। हसन कहते हुए चंद कदम आगे बढ़ा। इससे पहले कि वो लाश पास से कपड़ा हटाता, लाश यकदम खड़ी हो गई। वो तीनों बौखला कर पीछे हुए थे। इसी असना में इनके पीछे कुछ फरलांग के फासले पर मौजूद कमरे की खिड़की का पर्दा हटाकर कैप्टन मुज्तबा और लेफ्टिनेंट वली ने बाहर झांका था। वो सजा देने के बाद ऐसे ही नजर रख कर लुत्फ अंदोज होते थे। खबरदार, अगर कोई मेरे पास आया, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम सब वर्दी वाले एक जैसे होते हो, मेजर आतिश जैसे। इन तीनों के फरिश्तों को भी इल्म नहीं था कि ये मेजर आतिश कौन है, जिसकी पादाश में इन्हें भी बुरा भला सुनने को मिल रहा है। गर्द से अटे वजूद ने बाजू पे लटकाए शॉपिंग बैग से चंद पत्थर निकाल कर हाथ में पकड़े थे। रिलैक्स मैम, आप गलत समझ रही हैं। हम ना किसी मेजर आतिश को जानते हैं, ना उस जैसे हैं। इससे पहले कि अरसल अपनी बात मुकम्मल करता, एक नुकीला पत्थर इसके सर पर आकर लगा। खिड़की के पार खड़े इन दोनों ने बामुश्किल अपनी मुस्कुराहट रोकी थी, जबकि अरसल की पेशानी खून से दागदार हो चुकी थी। मैम, एक आर्मी वाले को जख्मी करके आप गलत कर रही हैं। अगर कोई मसला है तो बातचीत से भी हल हो सकता है। ये ड्रोन हमले करना बंद करें। हसन ने अरसल की पेशानी से निकलते खून पर नजरें जमाए हुए कहा, अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया है तो आप तहम्मुल से हमें सारी बात बताएं, हम उसे सजा दिलवाने में आपकी मदद करेंगे। हमजा ने रसानियत से उसे बात करने पे आमादा करना चाहा। वो इसकी बात सुन ही कब रही थी। उसने ताक कर हसन पे पत्थर फेंका, जैसे उसने बचने की भरपूर कोशिश की थी, लेकिन मुकाबिल का निशाना इतना पक्का था कि इसकी टांग पर लग ही गया। मुज्तबा ने इस हरकत पे महजूज होते हुए मेज पर पड़ा वायरलेस उठाकर इस पे बटन दबाए थे। सेकंड लेफ्टिनेंट हमजा, ये क्या तमाशा चल रहा है? अगले ही लम्हे हमजा के वायरलेस सेट पर बीप के साथ उसकी रोबदार आवाज उभरी थी, सर, हमें कैंप के ग्राउंड में एक लाश, नहीं मेरा मतलब एक लड़की मिली है। उसने बौखलाते हुए अलर्ट होने की कोशिश की, और एक लड़की को देखकर तुम लोग अपनी सजा भूल गए। उसने सख्त लहजे में कहा, सॉरी सर। हमजा खा बखा नादिम हुआ। जवान, तुम्हें अपने साथियों को जख्मी करने वाली मुजरिमा को पकड़ कर लाने का मिशन सौंपा जाता है। उसे जल्द अज जल्द पकड़ कर अंदर लाओ। मुज्तबा की बात पर हमजा ने एक नज़र सामने बिखरी हुई कशमाला पर डाली, जो ताक ताक कर उसके साथियों पर हमला कर रही थी। वो उछलते कूदते पत्थरों से बचने के साथ साथ इस तक पहुंचने की कोशिश भी कर रहे थे। भाग जाना उनकी तबीयत में शामिल नहीं था, और किसी औरत पर जवाबी हमला करना उनकी तरबियत का हिस्सा नहीं था। इसीलिए वो इसके पथराव से बचते पत्थर खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। हमजा ने पुरजोश अंदाज में कहते हुए सलूट के लिए हाथ ऊपर किया, और वहीं कशमाला का आखिरी पत्थर उसके हाथ पे लगा। कमरे में मुज्तबा और वली का जानदार कहका गूंजा था। अपने जूनियर्स की दुर्गत बनते देखकर वो लुत्फ उठा रहे थे। खबरदार, जो अब कोई हरकत की। हमजा ने जेब के पास लगे दस्ते में से बंदूक निकालकर उस पर तानी थी। लम्हा भर कुछ सब्ज आंखों में अचंभा उभरा, और फिर वो बंदूक को नजरअंदाज करती नीचे पत्थर उठाने के लिए झुक गई। हसन, गले से मफलर उतार कर इसके हाथ बांधो। उसे पत्थर उठाते देखकर हमजा ने कहा। हसन सूरत से गर्दन के गिर्द लिपटा मफलर उतार कर उसकी तरफ बढ़ा था। वो जो बज़ाहिर मजबूत बनकर हमले कर रही थी,
अब हिम्मत हारने लगी थी। भूख की वजह से हुई कमजोरी के बायस इसके हाथ कांप रहे थे, इसीलिए तो अब निशाना भी चूक रहा था। इससे पहले कि वो सीधी होती उसे चक्कर आया था और वो गश खाकर ज़मीन बोस हो गई। अगले ही पल वो और वली उनके सर पे थे। बहुत ही मायूस किया तुम तीनों ने, एक बालिश्त भर की लड़की से मार खाते रहे हो। उसकी बात पर तीनों ने नजरें झुकाई थी। उसे अंदर लेकर जाना पड़ेगा, ये बेहोश हो चुकी है। मुज्तबा ने उसकी नब्ज टटोलते हुए उन्हें इत्तला दी। वो लोग उसे कैंप में ले जाने के बजाय वली के घर ले आए थे। पानी की कुछ छींटे मारने के बाद उसे होश आ गया था, लेकिन निकाहत की वजह से उसे उठने में मुश्किल हो रही थी। उसने सोफे पर लेटे लेटे ही गुस्से से अपने पास दो जानू बैठे मुज्तबा के चेहरे की तरफ हाथ बढ़ाए थे। इससे पहले कि वो इसका मुंह नोच लेती, इसने मजबूती से कशमाला के हाथ पकड़े थे। बस बहुत हो गया ड्रामा मोहतरमा। अगर हम एक औरत की हैसियत से आपका एहतराम कर रहे हैं तो आप हमें कमज़ोर समझने की गलती नहीं करें। बात मुकम्मल करके वो झटके से इसके हाथ छोड़ते हुए खड़ा हुआ था। भाभी, मुझे लगता है उन्हें काफ़ी भूख लग रही है, अगर कुछ खाने को है तो ला दें। एक नज़र कशमाला पर डालते हुए उसने पास खड़ी हानिया से कहा था। कुछ देर बाद ही उसके सामने गर्मा गर्म रोटी और सालन रख दिया गया। उन तीनों की नज़रें महसूस करती वो कुछ देर तक खुद पर जबर करती रही और फिर खाने के लिए हाथ बढ़ा दिया। भूख अब इसकी बर्दाश्त से बाहर हो चुकी थी, इसलिए कुछ देर के लिए उसने इज्जत नफ्स और अपनी नफरत एक तरफ रख दी थी। 24 घंटों के बाद मैदे में कुछ जाना शुरू हुआ था। वो बिना रुके खाती रही। हानिया ने मेहमान नवाजी की आदाब निभाते हुए एक और रोटी उसके सामने रखी, लेकिन उसने नफ़ी में सर हिलाते हुए पानी का गिलास मुंह को लगा लिया। अब आप बताएं, इस ग्राउंड में क्या कर रही थी और मेरे जवानों को जख्मी करने का क्या मकसद था? हानिया बर्तन उठा कर ले गई तो मुज्तबा ने उसकी तरफ देखते हुए संजीदगी से पूछा। मैं वहाँ सो रही थी, उसने मुख्तसर जवाब दिया। वहाँ क्यों सो रही थी और आपका घर कहाँ है? पता बता दें, हम छोड़ आते हैं, वली ने नरमी से पूछा। उन्हें लग रहा था शायद वो घर वालों से किसी बात पर नाराज होकर घर छोड़ आई है, लेकिन जवाब में वो खामोश ही रही। वो जो यहाँ आने से पहले सोचे बैठी थी कि पाकिस्तान के लोग इन्हें देखते ही अपने बाहें फैलाकर इनका इस्तकबाल करेंगे, अब उसकी सब खुशफहमियाँ खत्म हो गई थी। वो नहीं चाहती थी इसे गैर कानूनी तौर पर मुल्क में दाखिल होने के जुर्म में कैद कर दिया जाए, इसीलिए उसने अपने लब सी लिए थे। उसने फैसला कर लिया था कि वो किसी को कुछ भी बताए बगैर खामोशी से यहाँ से निकल जाएगी। वो दोनों उससे कोई जवाब ना पाकर मायूस होते उसे इसी के हाल पर छोड़ आए थे और उस वक्त ड्राइंग रूम में बैठे बातें कर रहे थे। उनका मौजूद गुफ्तगू उसी की ज़ात थी। मुज्तबा के फ़ोन की बजती घंटी पर दोनों मुतवज्जे हुए। फ़ोन उठाते ही हमजा ने पूछा, आज न्यूज़ पर तुम्हारे सुबह के कारनामे की कवरेज दिखाई जा रही है? उसने उनकी आज सुबह वाली हरकत पे चोट की। सर, आप टीवी ऑन करके देखें, उसी लड़की के बारे में खबर है। हमजा ने उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए वो खबर पहुंचाई जिसके लिए फ़ोन किया था। उससे न्यूज़ चैनल की तफसील पूछते हुए मुज्तबा ने फ़ोन बंद कर दिया। वली को मुख्तसर बताता वो लाउंज तक आया। वली ने भी उसकी तकलीद की। लाउंज खाली देखकर वो दोनों ठिठके थे। बाहर का दरवाज़ा खुला नज़र आ रहा था। हानिया किचन में थी और वो दोनों ड्राइंग रूम में, इसीलिए वो मौका गनीमत जानकर पता नहीं कब दबे पाँव निकल गई थी। ज़्यादा दूर नहीं गई होगी, मेरे ख्याल में हमें खबर सुनने से पहले उसे देखना चाहिए। वली के कहने पर वो दोनों बाहर आकर गाड़ी की तरफ बढ़े थे। तुम मोबाइल पर न्यूज़ लगाओ, मुज्तबा ने ड्राइविंग सीट संभालते हुए कहा तो वली मोबाइल निकाल कर इस पे उंगलियां चलाने लगा। नाजरीन, हम आपको बताते चलें, वो लड़की जो पिछले कुछ दिनों से भारतीय न्यूज़ चैनल्स पर पाकिस्तानी जासूसों के हवाले से दिखाई जा रही थी, जिस पर कश्मीर के लोगों को भड़काने के साथ साथ वहाँ के मकामी लोगों को असला फराहम करने का भी इल्ज़ाम था, वो 2 दिन पहले मरी के गिरदोनवाह में देखी गई है। आखिर कौन है वो लड़की? पाकिस्तानी जासूसा या फिर इंडिया की कोई नई चाल? हमारे साथ रहिएगा, कुछ ही देर में हम आपको उस लड़की कशमाला अमजद की सोशल मीडिया पर फैली वीडियो दिखाने जा रहे हैं। सनसनी फैलाती न्यूज़ एंकर स्क्रीन पर बार बार उसकी तस्वीरें दिखा रही थी। एक नज़र स्क्रीन पर डालने के बाद वो दोनों मुतलाशी नज़रों से इर्द गिर्द देखते हुए खबरें सुन रहे थे। थोड़ा आगे आने पर ही वो उन्हें नज़र आ गई, जो सड़क के किनारे मुंह छुपाए तेज तेज कदमों से चलती जा रही थी। कशमाला अमजद। अपने नाम की पुकार पर उसके कदम थमे थे। उसने हैरत से पलटकर पुकारने वाले को देखा। मुज्तबा खशमगी निगाहों से उसे घूर रहा था। आपको क्या लगता है यहाँ से ऐसे ही बचकर निकल जाएंगी? मैं इतनी आसानी से मुजरिम को निकलने नहीं देता। उसकी बात पर कशमाला को 1000 वाट का करंट लगा। वो किस जुर्म की बात कर रहा था? क्या उसके गैर कानूनी तौर पर यहाँ आने के बारे में वो जान गया है?
वो इतना ही सोच सकी थी। मुज्तबा इनके हाथ बांध कर फौरन गाड़ी में बिठाओ, नहीं तो ये फिर से भागने या हम पे हमला करने की कोशिश करेंगी। वली ने मुज्तबा की तरफ रस्सी बढ़ाते हुए कहा। इसके बाद पर कशमाला ने कोई मजम्मत नहीं की थी, खामोशी से हाथ बंधवा कर गाड़ी में आ बैठी। वो नरमी सख्ती हर तरह से पूछ पूछ कर थक गए थे, लेकिन इसने कोई जवाब नहीं दिया था। उसे लाउज में पड़ी खाने की मेज के गिर्द मौजूद 4 कुर्सियों में से एक कुर्सी पर बांधा गया था। जब भी कोई उससे सवाल पूछता, जवाबन वो खामोशी से खिड़की के पार सड़क पर चहलकदमी करते लोगों को देखती रहती थी। अगर वो इस लड़की से ना मिले होते तो यकीनन मीडिया की बातों का यकीन कर लेते, लेकिन अब जब वो उनके सामने थी तो उन्हें लग रहा था ये लड़की जासूस नहीं हो सकती। इसीलिए जानना चाहते थे कि आखिर वो कौन है और मीडिया बार बार उसका नाम क्यों ले रहा है। हम आपको यहाँ मेहमान बनाकर नहीं लाए, बताएं कौन है आप। चौथे दिन मुज्तबा के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया था। उसने थोड़ा सख्ती से पूछा, जबकि हानिया और वली खामोशी से एक तरफ पड़े सोफे पे बैठे इन दोनों को देख रहे थे। कशमाला ने अब भी जवाब देने के बजाय बाहर देखना शुरू कर दिया था। इस वीडियो में जो एक बच्ची और खातून है आपके साथ, वो इस वक्त कहाँ हैं और आपका इनसे क्या ताल्लुक है। मुज्तबा ने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो खोलकर इसके सामने मोबाइल रखा था, जहां स्क्रीन पर आहो बका करती कशमाला के साथ अदीमा और ज़ैनब बीबी का चेहरा भी दिखाई दे रहा था। उसे शिद्दत से अदीमा याद आई थी। तकलीफ का एक एहसास उतरा था जो किसी तेज छुरी की तरह इसका गला काटता हुआ महसूस हो रहा था। तुम लोगों ने मार दिया दोनों को। तुम पाकिस्तानी बहुत जालिम हो। अजियत का एहसास फिर से जागा था, जबकि उसके इल्ज़ाम पर मुज्तबा ने कोई तासुर नहीं दिया। उसके लिए इस वक्त सबसे अहम उसकी ज़बान खुलवाना था। उनकी कब्रें कहाँ हैं? मुज्तबा को एहसास नहीं हुआ था कि वो एक गलत सवाल पूछ बैठा है। ये आज़ाद मुल्क के बासी होते हैं जिन्हें मरने के बाद भी 2 गज ज़मीन का टुकड़ा मिल जाता है, वरना जो मकबूजा कौमें होती हैं इनकी किस्मत में तो कभी गढ़े आते हैं, कभी खाया और कभी कभी तो इनकी लाशें खुले आसमान तले गिद्धों के झुंड का चारा बनते हैं। उसकी आवाज़ में किरण उमड़ आया था। हर बात पर आप पाकिस्तानियों को क्यों बुरा कहने लग जाती हैं? थोड़ी देर के बाद मुज्तबा ने एक और सवाल दागा, क्योंकि मुझे पाकिस्तानियों से नफरत है, शदीद नफरत। अगर मेरा बस चले तो यहाँ सांस लेने वाले किसी इंसान को जिंदा ना छोड़ूं। वो नफरत के शोले बरसाती सब्ज आंखों से खिड़की के पार नजर आती सड़क पर चहलकदमी करते हंसते मुस्कुराते चेहरों को देख रही थी। उसके बस में होता तो वो वाकई सबको जलाकर भस्म कर देती। वो अपने से 10 साल छोटी इस लड़की की बात सुनकर हैरान हुआ था। वो जिसकी इज्जत बचाने के लिए एक बाप ने जान दी थी, वो जिसकी इज्जत को बचाने की खातिर एक माँ ने अपने हाथों से अपने लख्ते जिगर की सांसें रोकी थी। तुम्हारे इस मुल्क के लोगों ने उसकी इज्जत को बर्बाद किया है। लुटेरे हो तुम लोग, लुटेरे। इसने 3 दिन बाद मुंह से लफ्ज निकाले थे और किसी जख्मी शेरनी की तरह एकदम फट पड़ी थी। अगर उसके हाथ कुर्सी से ना बंधे होते तो मुकाबिल का मुंह नोच लेती। मुझे अफसोस है आपका वास्ता गलत लोगों से पड़ा है, लेकिन यहाँ बहुत अच्छे लोग भी हैं और अब आप एक महफूज मकाम पर हैं। वो समझ सकता था उसके साथ यकीनन कुछ गलत हुआ होगा, इसीलिए मुहब्बे वतन का पुरजोश मुजाहरा करने के बजाय उसने रसानियत से समझाना चाहा। कब्रें कितने ही महफूज मकाम पर क्यों न हों, इससे मुर्दे को कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही मरने वाले की जिंदगी लौट कर आती है। उसके काटदार लहजे पर वो लम्हा भर को चुप हो गया। लेकिन आप जिंदा हैं और किसी महफूज मकाम पर होने ना होने से आपको फर्क पड़ता है। उसने उसकी आंखों में आंखें डालकर जिताया तो वो नजरें चुरा कर फिर से बाहर देखने लगी। आप कौन हैं? उसने एक बार फिर नरमी से पूछा। इतना तो उसे पता चल गया था कि वो पाकिस्तानी नहीं है, इसीलिए जानना चाहता था कि वो कश्मीर से है या इंडिया से। पाकिस्तान की तबाही, वो बोली नहीं फिनकारी थी। अगर तुम किसी दुश्मन मुल्क की जासूस हो और ये नफरत का ढोंग रचाकर मेरे मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हो तो याद रखना मैं तुम्हारा बहुत बुरा हशर करूंगा। उसने भी सब लिहाज पालाए ताक रख दिए, जबकि वो खुद को दुश्मन मुल्क की जासूस कहे जाने पर फटी फटी निगाहों से मेज के पार बैठे शख्स को देखने लगी। बताओ कौन हो तुम, कहाँ से आई हो और तुम्हारी इस नफरत का मकसद क्या है? वो बेअख्तियार कुर्सी से उठा और दोनों हाथ मेज पर रखते हुए इसकी तरफ झुक कर धाड़ा था, लेकिन इस पर कोई असर नहीं हुआ। वो अब भी बेखौफ नजरों से उसे देख रही थी। नहीं कैप्टन साहब नहीं, तुम वर्दी वाले हो, अपने मुल्क की मोहब्बत में जान देने वाले। तुम में इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने मुल्क का मकरूह चेहरा देख सको। कुछ देर सोचने के बाद वो नफी में सर हिलाते हुए बोली थी, तुम बिला झिझक बताओ, इतनी मोहब्बत मुझे अपने मुल्क से है, इतनी ही नफरत मैं यहाँ पलने वाली बुराइयों से भी करता हूँ। उसका लहजा मजबूत था। वो जानना चाहता था
اس کے ملک کا ایسا کون سا مکروہ چہرہ ہے جس سے سامنے بیٹھی لڑکی روشناس ہوئی ہے؟ اور ہاں، جھوٹ بالکل نہیں ہونا چاہیے، ورنہ اسے بولنے کے لیے منہ کھولتا دیکھ کر کیپٹن مجتبیٰ نے ہاتھ اٹھا کر دھمکی کے انداز میں بات ادھوری چھوڑی تھی۔ وہ بولنا شروع ہوئی تو انجام کی پرواہ کیے بنا سب بولتی چلی گئی اور وہ تینوں دم سادھے اسے سنتے رہے۔ باہر زوردار گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش کا آغاز ہو چکا تھا۔ بارش کی بوندیں بند کھڑکی کے شیشے سے ٹکرا کر جا رہی تھی، لیکن ان کا شور بھی کمرے میں موجود موت کے سناٹے کو ختم کرنے کے لیے کافی نہ تھا۔ داستان گو اپنی داستان سنا کر خاموش ہو چکی تھی اور سننے والے تینوں نفوس ایک دوسرے سے نظریں چرائے اپنی اپنی جگہ پر شرمندہ ہو رہے تھے۔ اپنے ملک کی برائیوں سے ہر کوئی واقف ہوتا ہے، لیکن جب کوئی دوسرا ہمارے ملک کا گھناؤنا چہرہ دکھائے تو انسان برداشت نہیں کر پاتا۔ ان تینوں کو لگ رہا تھا سامنے بیٹھی لڑکی مجرم ہے۔ ان تینوں کو لگ رہا تھا سامنے بیٹھی لڑکی کے مجرم وہی ہیں۔ انہوں نے ہی اس کی محبت کا خون کیا ہے۔ اگر اسے پاکستانیوں سے نفرت تھی تو وہ حق بجانب تھی۔ یہاں جیسے حالات کا اسے سامنا کرنا پڑا تھا، اس کا یہی نتیجہ نکلنا تھا۔ کیا ثبوت ہے کہ تم نے جو کچھ بتایا وہ سب سچ تھا؟ ہو سکتا ہے تم انڈین آرمی کا کوئی مہرہ بن کر آئی ہو۔ مجتبیٰ کو خود بھی اپنے لہجے کے کھوکھلے پن کا اندازہ تھا، لیکن پھر بھی اس کا دل چاہا تھا کاش یہ جھوٹ ہو، خاص طور پر جو پاکستان میں ہوا وہ سچ نہیں ہونا چاہیے۔ جواب میں کشمالہ نے ایک زخمی مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی تھی۔ وہ شرمندہ ہوتے ہوئے نظریں چرا گیا۔ ہم ہسپتال سے پتہ لگوا لیں گے مجتبیٰ، وہاں سے سچ پتہ چل جائے گا، ولی نے حل بتایا، جبکہ ہانیہ اب تک آنسو بہانے میں مصروف تھی۔ اسے اس چھوٹی سی لڑکی کا درد بار بار رلا رہا تھا۔ مجتبیٰ کا فون ہاتھ میں لیے باہر جاتے دیکھ کر ولی بھی باہر آیا تھا۔ مجھے تھوڑا عجیب لگ رہا ہے، کہیں یہ لڑکی ہمیں بیوقوف نہ بنا رہی ہو، ورنہ ایسی آپ بیتی سناتے ہوئے کوئی آپ دیدہ نہ ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ولی نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ وہ اب تک حیران تھا کہ پوری داستان سناتے ہوئے لڑکی کہیں روئی نہیں تھی۔ ایک ادیمہ کے ذکر کے علاوہ اس کی زبان کہیں بھی نہیں لڑکھڑائی تھی۔ مجھے اس پہ شک نہیں، ایسے حالات کسی کو بھی بے حس بنا سکتے ہیں، اور پھر اس نے تو پہاڑوں کے درمیان جنم لیا ہے ولی، پہاڑوں جیسی مضبوط تو ہوگی نا؟ مجتبیٰ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا تو وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ ہمیں جلد سے جلد ہسپتال کے عملہ سے ادیمہ کے متعلق بات کرنی ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ اگر اس کی بہن اور ماں کی لاش یوں ہی بے کفن و کفن پڑی رہی تو کہیں محشر کے دن یہ لڑکی ہم سب کا گریبان پکڑ کر اپنے پر ہوئے ظلم کا حساب نہ مانگ لے۔ مجتبیٰ نے موبائل پر ہسپتال کا نمبر ڈائل کرتے ہوئے کہا۔ ہسپتال کا عملہ پہلے ہی نیوز اینکر کی بار بار آنے والی کال سے تنگ آ چکا تھا، اسی لیے انہوں نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کسی بھی قسم کی کوئی تفصیل دینے سے انکار کر دیا۔ مجبوراً مجتبیٰ کو اپنے لہجے میں بات کرنی پڑی تھی، جس پر انہوں نے کل ہسپتال آ کر بات کرنے کا کہہ دیا تھا۔ بے فکر رہیں محترمہ، پہاڑوں کی بیٹی ہیں تو ہم بھی پاکستان کے بیٹے ہیں، اس دھرتی پر چڑھا آپ کا ایک ایک قرض چکائیں گے۔ یہ مجتبیٰ کی باتوں کا ہی اثر تھا جو لیفٹیننٹ ولی اندر آتے ہوئے پرجوش انداز میں اس سے کہا۔ اس کی بات پر ہانیہ نے خوشی اور کشمالہ نے بے یقینی سے دیکھا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ پاکستان کے یہ بیٹے اس کا قرض چکا سکیں گے یا نہیں۔